विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला टॉपिक आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो देखो, जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। इस युद्ध में ना सर्वाधिक नुकसान जो हुआ था वो यूरोप को हुआ था। अब क्यों हुआ था, यूरोप को क्यों हुआ था? क्योंकि ना ये युद्ध जो था वो मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। ठीक है, यूरोप में ये लड़ा गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, यूरोप जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था, या फिर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कंगाल टाइप ये हो गया था। तो फिर भाई देख क्या करा अमेरिका ने, क्या करा ना, यूरोप की आर्थिक सहायता करने के लिए एक मार्शल योजना लाई। ठीक है, मार्शल योजना अमेरिका ने बनाई, जिसका संचालन हुआ 1947 से लेकर के 1952 तक। ठीक है, अब इसके अंतर्गत उन्होंने क्या करा भाई, इसके तहत उन्होंने क्या किया, पश्चिमी यूरोप की आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका ने बहुत सहायता की। किसके तहत? मार्शल योजना के तहत। कैसी भाई? आर्थिक रूप से उनकी सहायता की। कौन सा वाले देशों की? पश्चिमी यूरोप के देशों की। जो यूरोप जो महाद्वीप है उसको जो पश्चिमी तरफ के जो देश है, ठीक है, उनकी आर्थिक रूप से सहायता की अमेरिका ने। ठीक है, इस दौरान शीत युद्ध भी चल रहा था। शीत युद्ध खत्म होते होते कुछ संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। इनमें से एक था यूरोपीय संघ। ओके, अब देखो भाई, शीत युद्ध खत्म होते होते जो है कुछ संगठनों की स्थापना हो गई थी, है ना। तो उसमें से एक था यूरोपीय संघ, जिसके बारे में आज आप इस पार्ट में जो है चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, यूरोपीय संघ से पहले निम्नलिखित दो संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। अब वो कौन से हैं भाई? देखो, एक तो हो गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। देखो, जो यूरोपीय संघ तो बना ही बना था, लेकिन उससे भी पहले दो संगठन और बन चुके थे मार्शल योजना के तहत। उनमें से एक तो था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसकी स्थापना मार्शल योजना के तहत यूरोप के आर्थिक सहायता करने के लिए की गई थी, अमेरिका ने करी थी। ठीक है, और दूसरा संगठन था आपका यूरोपीय परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 को। ठीक है, दोनों की एक साथ। ठीक है, सीरियल वाइज, एक की 1948 और एक की 1949। इसकी स्थापना यूरोप की राजनीतिक सहायता करने के लिए की गई थी। एक की किस लिए की गई थी? आर्थिक सहायता करने के लिए। एक की किस लिए करी गई थी? राजनीतिक सहायता करने के लिए। ठीक है, और ये कब हुए थे? यूरोपीय संघ से पहले, इनके बाद बना था यूरोपीय संघ। ओके, जिसके बारे में आज आप विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो इस चैप्टर में मेन मुद्दा आ जाता है यूरोपीय संघ। ठीक है, इस संघ की स्थापना 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब? 1992 में, और किसके द्वारा की गई थी? मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? देखो, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ओके, इस संघ में 28 सदस्य देश हैं तथा 28वां सदस्य देश क्रोएशिया है। ठीक है, इस संघ में जो है कितने सदस्य देश? 28। ठीक है, 28वां सबसे अंतिम सदस्य देश कौन सा? क्रोएशिया। ओके, इस संघ के झंडे में 12 गोल्डन रंग के सितारे हैं तथा ये सितारे एकता व आपसी मेल मिलाप का प्रतीक है। ओके, देखो, ये रहा इसका झंडा, ये देखो आप, ये रहा, इधर फोटो लगा रखी है ना मैंने साइड में, ये इसका झंडा है यूरोपीय संघ का। तो ये रहा ना, इसमें 12 गोल्डन के इसमें सितारे हैं। अब तो ये सितारे भाई किस चीज का प्रतीक है? ये सितारे हैं एकता, आपसी मेल मिलाप का ये प्रतीक है। ठीक है, अब पूछे भाई 12 ही क्यों है, 10 क्यों नहीं है, 13 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है? तो देखो, 12 सितारे इसलिए हैं क्योंकि वहां 12 को, 12 जो संख्या है, 12 नंबर को पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो भाई 12 गोल्डन रंग के सितारे किस चीज का प्रतीक है? कि देखो भाई, हम जो पश्चिमी यूरोप के हम जो देश हैं, यूरोपीय संघ जो है, हम पूर्ण है, हम देखो एकतावादी है, भाईचारा ऑन टॉप टाइप। ठीक है, तो इस टाइप से ये यूरोपीय संघ का झंडा ये चीजों का संकेत देता है। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। जैसे देखो अपना भारत की क्या है? रुपया। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है?
यूरो। ओके, यूरोपीय संघ के निम्नलिखित 7 प्रमुख अंग हैं। देखो यूरोपीय संघ में ना 7 जो है उसके अंग हैं, ठीक है? 7 उसके डिपार्टमेंट टाइप आप कह सकते हैं, ठीक है? तो इनमें से पहला जो है यूरोपीय संघीय परिषद, यूरोपीय संघीय परिषद इसमें से पहला अंग है इसका यूरोपीय संघ का। तो यूरोपीय संघ की प्रमुख निर्णयकारी संस्था है। ये जो है ना यूरोपीय संघ, ये इसकी निर्णयकारी संस्था है, निर्णय वगैरह सब यही लेती है, ठीक है? डिसीजन ये ही लेती है यूरोपीय संघीय परिषद। 15 सदस्य देशों के मंत्री इसमें शामिल होते हैं तथा वहाँ यूरोपीय संघ के लिए कानून बनाते हैं। यूरोपीय संघ में जो कानून वगैरह होते हैं वो ये पास करते हैं, और इसमें ना यूरोपीय संघ के जो 15 सदस्य देश हैं, 15 मेन सदस्य देशों के जो मंत्री होते हैं, उनको इसमें शामिल करा जाता है, ठीक है? और फिर वो मिलकर अपनी सूझबूझ से डिस्कशन वगैरह करके यूरोपीय संघ के लिए वो कानून बनाते हैं। ओके, अब सेकंड आ जाता है इसका अंग आपका यूरोपीय संसद, ठीक है? यूरोपीय संसद इनकी भी एक संसद है, जैसे हमारा भारत में संसद होती है ना, हर देश में संसद होती है, ऐसे ही यूरोपीय संघ की भी एक संसद है, ठीक है? ये यूरोपीय संघ की संसद है, इसके सदस्यों की संख्या 626 है। उन सदस्य देशों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है? 5 वर्ष के लिए कार्य करते हैं, फिर वापस से ये चुने जाते हैं, ठीक है? हर 5 वर्ष बाद ये बदलते हैं, 626 सदस्य। ओके, फिर तीसरा अंग इसका आ जाता है आपका यूरोपीय आयोग। यह यूरोपीय संघ की प्रमुख कार्यकारी संस्था है, ठीक है? प्रमुख कार्यकारी संस्था है ये यूरोपीय संघ की, यूरोपीय आयोग। अब देखो आपका आ जाए आयोग आ जाए, चाहे अंग आ जाए, ओके? तो आप जो है एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया उन्होंने तो बताया था मैम ने अंग, और इसमें लिखा है आयोग, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं हो ना, एक ही बात है। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें ये है क्वेश्चन में अगर इस टाइप से पूछ लिया जाए तो देखो ये यूरोपीय संघ की प्रमुख कार्यकारी संस्था है। इसमें 30 सदस्य देश होते हैं, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, इसी की तरह यूरोपीय संसद की तरह। ओके, अंग इसका आपका आ जाता है न्यायालय। अब देखो इसमें ना न्यायालय को भी 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, ठीक है? एक होता है न्याय का न्यायालय और एक होता है उपाय का न्यायालय। अब जो ये न्याय का न्यायालय है ना, इसमें तो देखो न्याय करा जाता है डायरेक्ट, लेकिन जो ये उपाय का न्यायालय है, इसमें क्या करा जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाता है, ठीक है? किसी समझौता करवा देते हैं या फिर कोई उपाय निकाल के कोई सॉल्यूशन बताया जाता है इसमें उपाय के न्यायालय में। ये डिफरेंस है इन दोनों न्यायालय में, ठीक है? इन न्यायालयों में 15 सदस्य होते हैं तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब 5वां अंग आपका आ जाता है लेख परीक्षकों का न्यायालय। अब देखो इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य यूरोपीय संघ की आय व्यय की जांच पड़ताल करना कि कानून के हिसाब से आय व्यय ठीक है या नहीं। देखो, जो खर्चा होता है, जो आया, है ना? जो हमारी जो कमाई हुई, ठीक है? और जो हमारा खर्चा हो रहा है, वो कानून के हिसाब से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये इस चीज़ का लेखा-जोखा ये अंग रखता है। लेख परीक्षकों का न्यायालय खर्चा खर्चा वगैरह का अ, लेखा-जोखा ये रखता है कि भैया ये लीगल भी है, ये ठीक भी है या नहीं। तो ये इस चीज़ का हिसाब-किताब रखने का कार्य ये करता है, आय-व्यय का। ओके, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं तथा इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है, न्यायालय की तरह, ठीक है? अब इसमें जो है छठा अंग आपका आ जाता है आर्थिक सामाजिक समिति, ठीक है? यह यूरोपीय संघ की एक सलाहकारी संस्था है। ओके, सलाह वगैरह देने का ये काम करती है ये वाली समिति, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड। ओके, इसके सदस्यों की संख्या 222 होती है। फिर आपका 7वां अंग आ जाता है यूरोपीय निवेश बैंक, ठीक है? इसका प्रमुख कार्य यूरोपीय संघ संघ के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट को धन देना, यूरोपीय संघ के समुदाय के हितों की रक्षा करना, इसके द्वारा की जाती है। साझा बाजारों के संतुलित विकास करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। देखो क्या है, इसका मेन काम क्या है? जो यूरोपीय संघ द्वारा जो चलाए गए प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं ना, उनके लिए धन देता है, पैसा देता है, ठीक है? इन्वेस्ट ये करता है। अगर यूरोपीय संघ द्वारा प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, तो उसके लिए इन्वेस्ट ये करेगा, ठीक है? और यूरोपीय संघ के जो समुदाय हैं,
ठीक है, जो सदस्य देश है, जो समुदाय है, उनके हितों की, ठीक है, उनके हक की और उनके हितों की रक्षा ये करता है। कौन करता है? यूरोपीय निवेश बैंक। और जो यूरोपीय संघ के लिए जो साझा बाजार है, ठीक है, उसका संतुलित विकास करने का कार्य भी ये करता है। साझा बाजार मतलब जो ये आपस में जो इसके सदस्य देश हैं, जो वो व्यापार करते हैं, ठीक है, उसका संतुलित रूप से विकास हो। ऐसा ना हो कि भैया एक देश के लिए तो हम बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं और दूसरे के साथ हम पक्षपात कर रहे हैं, नहीं, सबका संतुलित बैलेंस में सबका विकास हो, ठीक है। इस ये भी कार्य कौन करता है? यूरोपीय निवेश बैंक करता है। ओके, तो आपका आ जाता है यूरोपीय संघ की स्थापना से विश्व पर क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। अब भैया प्रभाव क्या पड़े इस संघ के, ठीक है, इसके प्रभाव क्या पड़े विश्व के ऊपर। तो देखो पहला प्रभाव क्या पड़ा, 2005 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2005 में, ठीक है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था इसकी अर्थव्यवस्था ने, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी टॉप 1 पे आ गई थी इसकी अर्थव्यवस्था 2005 में, ठीक है, इसने अमेरिका को भी मात दे दी थी। विश्व की जीडीपी, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, यूरोपीय संघ का योगदान 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक था, अर्थात अमेरिका से भी अधिक, ठीक है। जो विश्व की जीडीपी है, उसमें जो योगदान था यूरोपीय संघ का, वो अमेरिका से भी ज्यादा था, ठीक है, अमेरिका से भी ज्यादा, कितना? 12,000 अरब डॉलर, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा ये संख्या है, ठीक है। अब तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, डॉलर के बाद विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा यूरोपीय संघ का यूरो है, ठीक है। वैसे तो डॉलर है सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद जो जो मुद्रा है सबसे बड़ी, वो है यूरो, ठीक है। विश्व व्यापार में भी यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है, अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा। देखो जो विश्व व्यापार है ना, उसमें जो है यूरोपीय संघ का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा उसकी हिस्सेदारी है यूरोप की, ठीक है, यूरोपीय संघ की अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा। ओके, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य है, कौन कौन सा? फ्रांस और ब्रिटेन, यूएनओ के अंग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। देखो यूएनओ के ना एक अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, उसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, 10 उसमें से होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। अब उन 5 में से 2 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, कौन कौन सा? फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, और इन दोनों के पास परमाणु हथियार भी है, ठीक है। छठा छठा प्रभाव क्या पड़ा, वर्तमान में सबसे बड़ी सेना भी यूरोपीय संघ की है, ठीक है, वर्तमान के समय में सबसे बड़ी सेना, ठीक है, वो भी यूरोपीय संघ के पास है। विश्व में अमेरिका के बाद सुरक्षा बजट पर अधिक खर्चा करने वाला यूरोपीय संघ है। सुरक्षा बजट यानी कि जो सेना वगैरह पे जो खर्चा किया जाता है ना, देश की सुरक्षा पर जो खर्चा किया जाता है, उस पर जो सबसे अधिक खर्चा करता है वो तो अमेरिका है, ठीक है, लेकिन जो अमेरिका के बाद जो सबसे अधिक खर्चा करता है वो है यूरोपीय संघ, ठीक है। और अंतरिक्ष, विज्ञान, संचार और प्रौद्योगिकी में भी यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है, ठीक है। तो आप इन 8 पॉइंट से अनुमान लगा सकते हैं कि यूरोपीय संघ कितना ज्यादा पावरफुल एक संगठन है, ठीक है। और एक बात देखो, ये जो है इंटरनेशनल संगठन ये नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संगठन ये नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, ये क्षेत्रीय संगठन है, ये अपने क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करता है। यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, दक्षेस हो गया, ये सब क्या है? क्षेत्रीय संगठन है, ये अपने क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करते हैं। यूएनओ अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना करने के निम्नलिखित प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, कि भैया यूरोपीय संघ की या फिर किसी भी और संगठन की स्थापना करने के क्या कारण होते हैं, ठीक है। ये मत समझना कि ये कारण सिर्फ यूरोपीय संघ के लिए लागू होंगे, नहीं, ये सभी संगठनों के लिए लागू होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय संगठनों के लिए। ओके, तो देखो इसमें पहला कारण आपका आ जाता है अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, जो भी भैया के सदस्य देश है, ठीक है, उनमें उनका जो है आर्थिक विकास करना, आर्थिक रूप से उनका विकास करना, राजनीतिक सुधार करने के लिए, ठीक है, राजनीतिक रूप से भी इनका सुधार करने के लिए, और जो विवाद हो रहे हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए।
ठीक है? विवाद जैसे कि मान लो कोई विवाद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो भैया युद्ध क्यों करना है? शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान कर लो। तो ये जो संगठन होते हैं ये कार्य करते हैं, उनका समाधान करके देते हैं ताकि युद्ध होने से बचे। ठीक है? विश्व में शांति कायम रहे और इनके क्षेत्र में भी शांति कायम रहे। ठीक है? संगठन का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शांति कायम रहे। 5वां कारण सॉरी चौथा कारण आपका आ जाता है अपने क्षेत्र या फिर सदस्य देशों का विकास करने के लिए। ठीक है? जो इनके सदस्य देश हैं, देखो जो-जो इनके सदस्य देश हैं, वहाँ-वहाँ तक इनका क्षेत्र कहलाएगा, संगठन का क्षेत्र कहलाएगा। तो उस क्षेत्र का विकास करने के लिए इनकी स्थापना करी जाती है क्षेत्रीय संगठनों की या फिर यूरोपीय संघ की या फिर आसियान की, ठीक है? तो आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड या फिर कोई पिछले भी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ भी आप अपने डाउट बेझिझक क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।